बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 8 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉर्नेट इंजन को डिटेल में समझेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बुक के तमाम लेक्चर आपको इजीली मिल जाएं। कॉर्नेट इंजन बेटा हमारे पास एक थ्योरेटिकल और आइडियल हीट इंजन है जो सादी कॉर्नेट ने 1824 में डिज़ाइन किया था। आइडियल चीज़ बेटा हमारे पास हर जगह पर एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्रिकेटर की एग्जांपल देता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ क्या बेटा कोई ऐसा पॉसिबल है कि कोई शख्स पहले क्रिकेट में पहले अपने 100 मैचेस खेले और 100 मैचेस में बेटा वो 100 सेंचुरी स्कोर करे? आप कहेंगे सर ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, ये तो आइडियल बातें हैं। कोई क्रिकेटर दुनिया में ऐसा नहीं है जो 100 मैचेस खेल के 100 सेंचुरी स्कोर करे। मैं कहता हूँ बेटा ठीक है, मान लेते हैं ये एक आइडियल स्टैंडर्ड है, लेकिन अगर फर्ज करें आपके पास 3 प्लेयर हैं। एक प्लेयर ने बेटा 20 सेंचुरी बनाई अपने पहले 100 मैचेस में, दूसरे ने 40 सेंचुरी बनाई और तीसरे ने 60 सेंचुरी बनाई। आप बताएं मुझे इन तीनों में से कौन सा बेस्ट है? आप कहेंगे वो जो 60 सेंचुरी बनाने वाला प्लेयर है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है और वो 100 के करीब तरीन है, तो हम कहेंगे सबसे अच्छा प्लेयर वो है। इसी तरह बेटा कॉर्नेट इंजन हमारे पास एक आइडियल हीट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। अब कॉर्नेट हीट इंजन से हम बाकी दूसरे रियल लाइफ में जो हम हीट इंजन यूज करते हैं उसकी एफिशिएंसी को कंपेयर करते हैं कि हमारे पास जिस इंजन की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे अच्छा हीट इंजन होगा। लेकिन किसी हीट इंजन की एफिशिएंसी कॉर्नेट इंजन से ज़्यादा नहीं हो सकती। कॉर्नेट इंजन एक आइडियल हीट इंजन है जिसकी परफॉर्मेंस जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बेटा कॉर्नेट इंजन के अंदर किसी किस्म का हीट लॉस एनर्जी लॉस नहीं होता, किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन डिस्कशन नहीं होती, क्योंकि एक थ्योरेटिकल हीट इंजन है। रियल लाइफ में कॉर्नेट इंजन एग्जिस्ट नहीं करता। अब इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को बेटा हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। A Cornet heat engine is theoretical heat engine proposed by a Sadi Cornet in 1824, designed to operate at maximum efficiency through an ideal reversible cycle known as Cornet cycle। ये हमारे पास इसका एक कॉर्नर साइकिल होता है, इसको हम डिटेल में अभी समझते हैं। दिस इंजन यूजेज एन आइडियल गैस एज वर्किंग सब्सटेंस, और हम कंसीडर करेंगे जो इसके अंदर गैस है वो एक आइडियल गैस है, मतलब उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, एंड फंक्शन बिटवीन अ हाई टेम्परेचर हाई सोर्स एंड अ लो टेम्परेचर हीट सिंक। Although ideal, the Cornet cycle set a upper limit on the efficiency of real engines। जो भी हमने बात समझी कि कॉर्नेट साइकिल जो है बेटा ये अपर लिमिट ऑफ एफिशिएंसी डिस्क्राइब करता है और रियल इंजन्स अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करके इसके करीब तरीन जा सकते हैं। और रियल लाइफ में जो जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं बेटा, इंसान तरक्की कर रहा है, हम आइडियल हीट इंजन के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एनर्जी लॉसेस इंजन के अंदर कम से कम हो। बेटा कॉर्नेट के अंदर हमारे पास 4 प्रोसेस होंगे। एक को हम नाम देंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन का, दूसरे को नाम देंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन का, तीसरे को आइसोथर्मल कंप्रेशन, चौथे को एडियाबैटिक कंप्रेशन। और इन चारों प्रोसेस की अलग अलग बेटा कर्व होंगी। पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन की कर्व होगी, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन की, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन की, और फिर बेटा हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन की कर्व होगी। हम स्टेप बाय स्टेप इन तमाम स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं बेटा। हमारे पास बेटा पहला स्टेप है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। पहले स्टेप में हमने आइडियलाइज किया कि हम जैसे ही गैस को, ये येलो कलर की गैस है और क्यों बेटा हीट है, हम यहाँ से जैसे ही हीट प्रोवाइड करेंगे ये सारी की सारी हीट जो है ये वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब ये पिस्टन जो है ये मूव कर जाएगा। मतलब जैसे ही हीट प्रोवाइड की ये पिस्टन मूव करके बेटा यहाँ पर चला जाएगा। तो हम इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? द गैस एक्सपैंड एट कांस्टेंट हाई टेम्परेचर, मतलब T1 पर कांस्टेंट हाई टेम्परेचर पर वो एक्सपैंड करेगी बाय अब्सॉर्बिंग हीट Q1 फ्रॉम द हॉट रेजरवायर। और ये सारी की सारी हीट बेटा हमारे पास वर्क डन करने में यूज होगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हमने कहा था वर्क डन इज इक्वल टू Q, मतलब हीट जो है वो सारी की सारी वर्क डन करने में यूज होगी। और टेम्परेचर इस पहले प्रोसेस में कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वजह से हम इसको आइसोथर्मल एक्सपेंशन का नाम देंगे। लेकिन प्रेशर जो है डेफिनेटली प्रेशर डिक्रीज करेगा
और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो बेटा यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखो तो बेटा वाई एक्सिस में हमने प्रेशर कंसीडर किया है और एक्स एक्सिस में हमने वॉल्यूम कंसीडर किया है। और जैसे ही बेटा यहाँ से ए से बी की तरफ आएंगे तो ए पॉइंट ऊपर है बेटा, बी पॉइंट नीचे है, तो बेटा हमारे पास प्रेशर डिक्रीज हुआ और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। और इस कर्व को हम नाम देंगे बेटा आइसोथर्मल एक्सपेंशन का। प्रेशर डिक्रीज फ्रॉम P1 टू P2, इस पॉइंट पर हम कह रहे हैं प्रेशर P1 था और इस पॉइंट पे प्रेशर जो है बेटा वो P2 है। एंड वॉल्यूम इंक्रीज V1 टू V2, इस पॉइंट पे वॉल्यूम x एक्स V1 और यहाँ पर बेटा वॉल्यूम जो है B पॉइंट पे वॉल्यूम V2 कंसीडर कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेड बाय अ कर्व ए बी ऑन पीवी डायग्राम, और इसको हमने ए बी कर्व से रिप्रेजेंट किया है प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में। ये था बेटा हमारे पास पहला प्रोसेस जिसमें हमने हीट प्रोवाइड की और पिस्टन मूव करके ऊपर चला गया। दूसरा है बेटा हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन। दूसरे प्रोसेस में मतलब इस प्रोसेस में हम हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे, गैस को एडियाबैटिकली एक्सपेंड होने देंगे। मतलब हमने इसमें से हीट को ना बाहर आने देना है बल्कि गैस खुद ब खुद एक्सपेंड करेगी और पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करवाएंगी। आप कहेंगे सर ये तो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। बेटा ये आइडियल हीट इंजन है, थ्योरेटिकल हीट इंजन है। हम मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए ऐसी सी चीजें कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर बेटा सिलेंडर इज इंसुलेटेड सो नो हीट इज एक्सचेंज, द गैस एक्सपेंड कॉजिंग इट्स टेम्परेचर टू ड्रॉप फ्रॉम T1 टू T2। यहाँ पर बेटा टेम्परेचर ड्रॉप होगा क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। T1 से यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहाँ पर टेम्परेचर T1 से T2 पर आ जाएगा, जिसकी वजह से बेटा प्रेशर डिक्रीज होगा और वॉल्यूम इंक्रीज होगा। लेकिन ये रैपिड होगा तो बेटा हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन की जो कर्व है बेटा वो थोड़ी सी स्टीपर होगी हमारे पास। यहाँ पर बी से फौरन से कहाँ पर आ जाएगी बेटा सी पर। यहाँ पर प्रेशर P2 था और यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा बेटा P3। तो प्रेशर कम हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो बेटा हमारे पास बी से सी जो कर्व है ये हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करेगी। अगर हम सिंपल वर्ड में इस कॉन्सेप्ट को समझे जो अभी तक हमने पढ़ा, अगर बेटा हम हीट प्रोवाइड करेंगे पिस्टन मूव करेगा। दूसरे प्रोसेस में हमने कहा हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे, जो एनर्जी पहले से गैस के पास थी उससे पिस्टन थोड़ा सा और ऊपर चला गया, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच गया। अब तीसरा प्रोसेस है बेटा हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगा बेटा, हमने हीट एब्जॉर्ब करनी है और जितनी हीट एब्जॉर्ब करेंगे उतना पिस्टन बेटा नीचे की तरफ मूव करेगा। और टेम्परेचर T2 जो है इस केस में हमने कांस्टेंट रखना है क्योंकि ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है। हमने हीट जैसे ही सिस्टम से बाहर निकाली तो हमारे पास पिस्टन दोबारा नीचे की तरफ आएगा। द गैस इज नो एट लो कांस्टेंट टेम्परेचर T2 एंड रिजेक्ट हीट Q2 टू द कोल्ड रेजरवायर। और हमने कोल्ड रेजरवायर को हीट प्रोवाइड की। द प्रेशर इंक्रीज P4 टू P3, या प्रेशर पहले डिक्रीज हुआ था प्रेशर इंक्रीज होगा और बेटा हमारे पास C से D कर्व बनेगी और वॉल्यूम भी हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। पहले वॉल्यूम यहाँ पर था, अब वॉल्यूम बेटा यहाँ तक आ चुका है। तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम बेटा आइसोथर्मल कंप्रेशन को C से D में, और ये बेटा रिवर्स ऑर्डर में जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम भी कम हुआ है और प्रेशर भी कम हुआ है। लास्ट प्रोसेस है एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन में हम कहेंगे बेटा कि अब हमने हीट जो है वो प्रोवाइड नहीं करनी, ना ही रिलीज करनी है। अब गैस जो है बेटा वो वर्क डन करेगी जो कि हमारे पास वो पिस्टन को डाउनवर्ड मूव करेंगी क्योंकि टेम्परेचर कम होगा। T1 T2 से दोबारा T1 पर जाएगा टेम्परेचर, जिसकी वजह से बेटा हमारे पास पिस्टन खुद ब खुद नीचे की तरफ मूव करेगा और हमारे पास एक साइक्लिक प्रोसेस बन जाएगा। डी से ए जो कर्व है ये हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन को शो करेगी। द सिलेंडर इज इंसुलेटेड अगेन सो नो हीट एक्सचेंज अकर, द गैस कंप्रेस इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर T2 बैक टू T1। यहाँ से टेम्परेचर दोबारा T2 से कहाँ चला जाएगा, T1 पर। प्रेशर रिटर्न टू P1 टू V1, दोबारा से प्रेशर और वॉल्यूम उसी स्टेट पर उसी पॉइंट पे वापस आ जाएंगे जहाँ से स्टार्ट हुए थे। और हमारे पास बेटा टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो होगी। मतलब जहां से पिस्टन चला था मूव करना वहां पर वापस आ गया। अगर हम चारों डायग्राम्स को इस तरह देखें, पहले हीट मिली पिस्टन ऊपर मूव किया, दूसरे स्टेप में हीट नहीं दी खुद ब खुद गैस ने वर्क डन किया,
पिस्टन को ऊपर मूव करवाया। तीसरे स्टेप में बेटा हमने हीट अब्जॉर्ब की सिस्टम से, तो बेटा पिस्टन नीचे आया। तीसरे स्टेप में खुद ब खुद गैसेस का टेम्परेचर कम हुआ और ज्यादा नीचे आ गया। जिस पिस्टन जिस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट हुआ था उस पॉइंट पे वापस आ गया। तो बेटा हम इसको कहेंगे ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, और इस साइक्लिक प्रोसेस को हम कॉर्नेट साइकिल का नाम देते हैं बेटा। द साइकिल रिटर्न द गैस इनटू इनिशियल स्टेट विद चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो एज शोन इन फिग। ये हमारे पास दोनों डायग्राम्स में आपको बताया जा रहा है। और बेटा एफिशिएंसी ऑफ कॉर्नेट इंजन कैसे निकालते हैं, मतलब कोई इंजन कितना एफिशिएंट है, जो हमने डिटेल में समझा। हीट इंजन जो होता है बेटा उसमें जो टोटल हीट प्रोवाइड करते हैं वो उस हीट में से वर्क डन करता है और बाकी को कोल्ड रेजरवायर में भेज देता है। तो बेटा वर्क डन किसके इक्वल आएगा, क्यू हीट जो हमने प्रोवाइड की थी और क्यू टू हीट जो हमने रिलीज की। बेटा इन दोनों हीट का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास वर्क डन के इक्वल होगा। तो बेटा एफिशिएंसी निकालने के लिए वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट प्रोवाइडेड, मतलब आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। वर्क डन हमारे पास इक्वल है Q1 माइनस Q2। जब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो बेटा एफिशिएंसी का फार्मूला बनेगा 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। अब यहाँ पर बेटा Q जो है हीट है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो बेटा हम एफिशिएंसी को लिख सकते हैं एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1, और ये एफिशिएंसी का फार्मूला आ गया। अगर हम एफिशिएंसी को परसेंटेज में यूज करते हैं तो बेटा इस फार्मूले के साथ अगर 100 को मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा ये एफिशिएंसी परसेंटेज आ जाएगी हमारे पास। और आप लोगों ने बेटा याद रखना है कि हमारे पास कॉर्नेट इंजन की एफिशिएंसी भी 100% नहीं हो सकती, क्योंकि बेटा 100% उस वक्त होगी जब ये Q1 जो है ये 0 केल्विन पर होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमारे पास कुछ ना कुछ हीट जो है कॉर्नेट इंजन में भी वो कोल्ड रेजरवायर में जा रही है, मतलब हमारे पास कॉर्नेट इंजन की एफिशिएंसी भी 100% नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा एफिशिएंसी कॉर्नेट इंजन की है, क्योंकि इस किसी किस्म की एनर्जी लॉस नहीं है, ना ही फ्रिक्शन है, ना ही कोई और जगह से बेटा एनर्जी लॉस हो रही है। तो हम कहेंगे हाईएस्ट एफिशिएंसी जो है वो कॉर्नेट इंजन। This show that the efficiency depend only the temperature of hot and cold reservoir. For 100% efficiency T2 would need to be a 0 Kelvin। T2 मतलब यहाँ पर cold reservoir का टेम्परेचर T1 आएगा यहाँ पर, मतलब ये टेम्परेचर अगर 0 केल्विन पर होगा तब हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो 100% होगी, विच इज इम्पॉसिबल मेकिंग इट इम्प्रैक्टिकल फॉर द रियल इंजन फॉर अचीव कंप्लीट एफिशिएंसी, जो कि रियल इंजन के लिए पॉसिबल नहीं है। यह है बेटा हमारे पास इस टॉपिक से ऑल पॉसिबल एसएलओ बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द 4 स्टेजेस ऑफ कॉर्नेट साइकिल एंड द पर्पस इन द कॉर्नेट इंजन। हमारे पास बेटा ये 4 प्रोसेस हमने अभी डिटेल में डिस्कस किए, एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। What does the Cornet theorem state about the efficiency of real engine compared to the Cornet engine? हमने कहा Cornet इंजन की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, क्योंकि Cornet इंजन रियल इंजन नहीं है, ये एक थ्योरेटिकल इंजन है जिससे हम रियल इंजन की एफिशिएंसी को कंपेयर करते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास वाई इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ कॉर्नेट इंजन टू अचीव 100% एफिशिएंसी। कॉर्नेट इंजन के लिए 100% एफिशिएंसी पॉसिबल क्यों नहीं है बेटा। 100% एफिशिएंसी उस वक्त होगी जब हमारे पास T1 टेम्परेचर, ये जो नीचे टेम्परेचर है ये 0 केल्विन पर होगा, लेकिन हमारे पास ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। 0 केल्विन को अचीव करना पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से हम कहते हैं जो कॉर्नेट इंजन की एफिशिएंसी है वो 100% नहीं हो सकती। और बेटा इस तरह का न्यूमेरिकल भी आपको इस टॉपिक में से दिया जा सकता है। आपको 2 टेम्परेचर दे दिए जाएं और आपको एफिशिएंसी फाइंड करने का कहा जाए, तो बेटा जस्ट आपने एफिशिएंसी का फार्मूला पुट करके वैल्यूज पुट करके उसका आंसर निकाल लेना है। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।